नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। स्लिप डिस्क हो गया, बल्जिंग डिस्क हो गया या फिर कोई भी स्पाइनल डिसऑर्डर। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में हमारी लाइफ़स्टाइल के कारण, हमारी सिटिंग जॉब के कारण, हमारी स्पाइन में जो है काफ़ी जो है दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, जिसका मेन कारण है उसका जो है कॉम्प्रेस होना। होता क्या है कि आपकी जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है, अगर आपने कभी देखा हो उसे, तो आप देखेंगे कि वो जो है एक के ऊपर एक आपको जो है कुछ हड्डियों का ढांचा दिखाई देगा। उनको डिस्क कहते हैं और वर्टेब्रा। होता क्या है कि नेचुरली उनके बीच में जो है गैप होता है। जैसे आपका ये स्पाइन है, आप बीच में देखेंगे कि इसके बीच में गैप है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गैप नेचुरल है। अगर ये गैप ना हो, तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। आपकी जो स्पाइन है काफी नर्व से, उसमें जो है काफी नर्व जो है जुड़ी हुई है उस स्पाइन के साथ। और जब ये गैप जो है कॉम्प्रेस हो जाता है, तो क्या होता है, वो नर्व्स में जो है परेशानी आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपकी कमर में दर्द, बैक पेन और बल्जिंग डिस्क, स्पाइनल डिसऑर्डर्स, इस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो होता क्या है, आप देखते हैं, जब आप बैठते हैं, ज्यादा आपकी सिटिंग जॉब होती है या फिर नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल होगी, जिससे भी जिस कारण भी आपकी स्पाइन जो है कॉम्प्रेस हो रही है। कॉम्प्रेस होने का मतलब है इसके बीच का गैप जो है कम होते जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे गैप कम होता है, तो ये नर्व्स जो है ओपन नहीं हो पाती। इसके कारण क्या होता है कि ये अपना काम ठीक रूप से नहीं कर पाती। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, मोटे मोटे शब्दों में समझेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि इसके कॉम्प्रेशन के कारण आपकी नर्व जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो आपको जो है इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये जो है दिक्कत जो है काफी बड़ी दिक्कत है इस टाइम पे, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से प्रभावित करती है। आपका चलना फिरना इससे प्रभावित होता है, आपका रहन सहन इससे प्रभावित होता है। अब सोचिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, झुक के चल रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसका इलाज, या तो आप काफी महंगा ऑपरेशन करवा लीजिए, और दूसरा इसका जो बहुत ही सस्ता इलाज है वो है आप योग का सहारा लें। डॉक्टर्स जो है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना करते हैं, जाहिर सी बात है मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है फॉरवर्ड बेंडिंग गलत तरीके से करेंगे। ठीक। करना क्या है, आपको अपनी स्पाइन को खींचना है, ताकि ये जो गैप अभी बंद पड़ा हुआ है, वो गैप जो है ओपन हो जाए, वो और वो अपने नेचुरल शेप में आ जाए, वर्टिब्रास जो है ओपन हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन की लेंथनिंग होगी, और आप धीरे धीरे नर्व्स को जो है जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा नर्व को खुलने के लिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका नेचुरल जो फ्लो है बॉडी का, प्राणों का जो संचार है आपके शरीर में, वो जो है अपना फ्लो पकड़ लेगा। इसके कारण आपको इस दिक्कत से 70 से 80%, अगर आप थोड़े दिन करते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको जो है फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप जो है इस प्रॉब्लम से जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं। ठीक है। आसन कौन से करने हैं अब, हम देखते हैं कि डॉक्टर आपको मना करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग जब करेंगे, तो वो जो है योग से नहीं जुड़े हैं। उन्हें पता है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपको उसका अपोज नहीं पता है, वो ऐसा मान के चलते हैं। पर योग में क्या है कि अगर आप जो है एक फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। फॉरवर्ड बेंडिंग से मतलब मेरा गलत बेंडिंग से नहीं है, ये ऐसे आप कमर को उचका के झुक रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो गैप है वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। आपको करना क्या है, जब भी आप कोई फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज करें, तो आपको उसका काउंटर पोज करना है। काउंटर पोज से मतलब है, अगर आपकी स्पाइन जो है पहले सीधे डायरेक्शन में खींच रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक, स्पाइन खींची आपने, या आगे झुक के आपने इसको स्ट्रेच किया, या फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच किया, तो आपको उसका काउंटर पोज करना है, उसका अपोजिट पोज। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है वो जो है सही लाइन पकड़ लेती है। सही लाइन से मेरा मतलब है वो अपने शेप में आना शुरू हो जाती है। और शेप में आने के बाद क्या होता है कि आपकी जो है धीरे धीरे स्पाइन खुलनी शुरू हो जाएगी। नेचुरल शेप में आने का जाहिर सा मतलब है आपकी स्पाइन जो है नेचुरली तो वीक थी नहीं, अगर वो जो है अपने नेचुरल उसमें आ जाती है, तो फिर ये जो है दिक्कत खत्म हो जाती है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करके हम सीधा आसनों में चलते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं माजरी और वितिलासन।
कैट एंड काउ पोज। उसके लिए अपने दोनों घुटने अपने हिप्स के ठीक नीचे रखें और अपने पंजे अपने शोल्डर्स के ठीक नीचे। अब सांस लेते हुए अपने पेल्विक पोर्शन को नीचे धकेलें और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को एक कर्व की शेप में लेके जाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर को उठाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपने स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करें कम्प्लीटली। सांस लेते हुए ऊपर, और ऊपर जब जा रहे हैं तो अपने स्टमक को स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे उत्तान शीर्षोत्तानासन। उसके लिए अपने घुटने को 90 डिग्री पर रखें और अपने हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाएं। अपने फोरहेड को मैट के ऊपर रखें और अपने बाजुओं को आगे की तरफ खींचें। ध्यान रहे आपका पूरा फोकस पूरी सीरीज में अपनी स्पाइन की लैंडिंग है, तो इसलिए अपनी स्पाइन को कंप्लीटली खींचें। इस पोस्चर में आप ध्यान देंगे कि आपकी टेल बोन से लेकर आपकी कॉलर बोन तक जो आपकी पूरी स्पाइन है वो पूरी तरह से खींच रही है। हर एक पोस्चर में ठहरने की कोशिश करें जितनी देर आप ठहर सकते हैं, और फिर वापस आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है शशांक आसन। इसके लिए अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाएं जितना आपको सहज हो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी स्पाइन को खींचें। बिल्कुल सहज रूप से करें। आपकी सांसें चलती रहें। आप 5, 10 जितनी सांसों तक रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। हर एक आसन में ठहरने का प्रयास करें। वापस आ जाएं। इसके बाद अधोमुख स्वानासन के लिए पहले अपने पैरों को पीछे लेके जाएं और अपने हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए आगे की तरफ लेके जाएं। अभी घुटने मोड़े ही रखें आप। पहले अपनी स्पाइन को पूरा रूम दें खुलने के लिए। धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए अपने एक एक पैर को पीछे करें। अगर आपके हैमस्ट्रिंग में, काफ में अगर दर्द हो रहा है तो आप अपने घुटनों को जो है मोड़े रख सकते हैं। ध्यान रखें आपका पूरा ध्यान अपनी स्पाइन की लैंडिंग पर हो, बजाय अपने पैरों को सीधा करने के। घुटने मोड़ने से अगर आपकी स्पाइन सीधी होती है तो उसको मोड़े रखें। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें हस्त उत्तानासन के लिए। वो अपनी स्पाइन को जो है कंप्लीटली ऊपर की तरफ खींचें और पंजों पे आ जाएं। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने शोल्डर्स को जो है अपने कानों के पीछे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें ताकि आपकी स्पाइन और ज़्यादा खुले। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है आप उतना ही कीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। उसके लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और साइड झुकें। ध्यान रहे आपका बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। सीधी से मेरा मतलब अपनी पेल्विक से है। आपका पेल्विक पोर्शन पूरा स्ट्रेट रहे और जितना नीचे जा पाते हैं उतना नीचे आए। फिर वापस आ जाएं। दूसरे हाथ से करेंगे।
वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं। अपने अपर बॉडी को उतना ट्विस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए वापस दूसरे हाथ को छाती पे रखेंगे, अपोजिट हाथ कमर पर, और सांस छोड़ते हुए बॉडी को टिल्ट करें। उतना ही जाए जितना आप जा सकते हैं। अननेसेसरी एफर्ट लगा के कोई फायदा नहीं होगा। जितना आपसे होता है, जितने में आप सहज हैं, उतना ही करें। एक बार फिर से हस्त उत्तानासन के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर खींचें। वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दूसरे पैर से करेंगे। आपकी एड़ी आपकी थाइस के बिल्कुल ऊपर रहे और साइड से ऐसा दिखेगा कि आपकी जो है दूसरा पैर बिल्कुल जो है साथ में लगा हुआ है। अगर आप ऊपर से देखें, साइड व्यू देखें अगर आप, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल चिपका हुआ है आपका पैर। और अगर आप सामने से देखें तो आपके थाई में सबसे ऊपर की तरफ आपकी एड़ी है और हाथ जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ। अपने बैलेंस को जो है ऊपर की तरफ, अपने बॉडी का वेट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन। अगर आप इसे साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी स्पाइन जो है किस तरह से खींच रही है हर एक आसन में। बस आपको यही करना है स्लिप डिस्क, स्पाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में, कि आपको अपनी स्पाइन को खींचना है ताकि वो अपने नेचुरल शेप में आ सके। दूसरे साइड से करेंगे। अपने पैरों और हाथों के सहारे अपनी स्पाइन को पुल कीजिए। इस आसन में खींचिए अपनी स्पाइन को। धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद जो हम आसन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके लिए आपको दीवार के सहारे अपनी स्पाइन को जो है पूरा का पूरा सामने की तरफ धकेलें। ध्यान रखें कि आपके पैरों और आपके हिप के बीच में हल्का सा गैप है। आपके पंजे हल्का सा आगे हैं आपके पैरों से, और आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी। अब धीरे धीरे हाथों की तरफ से प्रेशर देते हुए और पैरों की तरफ से प्रेशर देते हुए अपनी स्पाइन को जो है पुल कीजिए। वापस आ जाएं। इसके बाद अगला आसन है प्रसारित पाद उत्तान आसन। इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे आज, बस अपनी कमर को सीधा जहाँ तक है
वहीं तक जाएंगे। जहाँ पे आप सहज हैं वहाँ पे अपने हाथों को नीचे रखें। कमर बिल्कुल सीधी। वापस आ जाएं। अब हम करेंगे मकर आसन। के लिए अपने दोनों पैरों को फैलाएं और अपने हाथों के ऊपर अपने सर को रखें। रिलैक्स हो जाएं। अपनी आती जाती सांसों को देखें। महसूस करें अपनी पूरी बॉडी को। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने पूरे शरीर को। अब अगला आसन है सलव आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों को पंजे नीचे की तरफ करते हुए अपने थाइस के नीचे रखें और अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं। अभी हम एक पद सलव आसन कर रहे हैं, इसके बाद पूर्ण सलव आसन भी करेंगे। आपका चिन मैट के ऊपर रहे और पैर को उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। दूसरे पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। आसन में हमेशा आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। सिर्फ आसन में आने और जाने के लिए सांसों की गतिविधियों का ध्यान रखना है। आसन में पहुंचने के बाद आपको नॉर्मल सांस लेनी है। इसके बाद हम कर रहे हैं पूर्ण सलव आसन। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। वापस आ जाएं। मकर आसन में लेट जाएं कुछ देर। रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हम अगला आसन करने जा रहे हैं भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल साइड पर रखें। कोहनी जो है चिपकी रहेगी आपकी छाती के साथ। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठें। उतना ही ऊपर जाएं जितना आपको सहज है। वापस आ जाएं। अभी जैसे आपने बैक बेंडिंग के आसन कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको चाहिए कि आप इसका काउंटर भी ज़रूर करें। पहले हम एक और बैक बेंडिंग का आसन कर रहे हैं विमान आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों को सामने रखते हुए ऊपर उठाएं और पैरों को भी ऊपर उठाएं। वापस आ जाएं। इसके बाद अगला आसन है अधोमुख स्वानासन। स्पाइन को बिल्कुल खींचे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से नहीं खींची है, तो अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ें। फिर स्पाइन को खींचें और धीरे धीरे घुटने सीधे करें। वापस आ जाएं। उत्तान शिशोषणासन। रिलैक्स करें इस आसन में कुछ देर। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी स्पाइन को फील करें और फिर धीरे से वापस। अब अपनी कमर के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखें और हम करने जा रहे हैं अब पाद उत्तानासन। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे एक पाद उत्तानासन। अपने टोस को पॉइंटेड रखें और अपनी स्पाइन के स्ट्रेच को फील करें। दूसरे पैर से करेंगे।
वापस आ जाएं। अब इसी में अपने पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं और इसको होल्ड करें। होल्ड करने से क्या होता है कि आपकी स्पाइन जो है मजबूत होती है, आपके एब्स जो है मजबूत होते हैं और आपकी एब्स जो है आपकी स्पाइन को सपोर्ट करती है। वापस आ जाएं। अब सेतु बंदासन के लिए अपने एड़ी और अपने हाथों के बीच में अपने हाथों को पहले स्ट्रेट कीजिए और देखिए कि आपके हाथों के बीच में, पैरों के और हाथों के बीच में उतना गैप रहे जितना आपका हाथ, उंगलियां आपके एड़ी को छू सकें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं ताकि बॉडी और ऊपर झुके और ऊपर जाए। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। यह आसन सर्वांग आसन की कैटेगरी में आता है। पूरे शरीर को यह जो है मजबूत करता है। अब इसके बाद हम करेंगे अपान आसन। एक पद अपान आसन करेंगे। इसके बाद उसके लिए एक पैर को नीचे रखें और एक पैर को छाती की ओर प्रेस करें। दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंडासन। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने पर रखें और हाथों का सहारा लेते हुए, हाथों से प्रेस करते हुए दूसरी ओर झुकाएं। आपकी गर्दन जो है पैर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ये आसन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। बहुत लाभ हैं इस आसन के। दूसरी ओर से करेंगे। वापस आ जाएं। कुछ देर शवासन में लेट जाएं और अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपनी स्पाइन को महसूस करें। बिल्कुल शांत हो जाए। यह एक कंप्लीट सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस को डेली रूटीन के साथ फॉलो करेंगे तो आपको एक हफ्ते में ही फर्क दिखने लगेगा और टाइम के साथ आपकी स्पाइन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, अपने चाहने वालों के साथ जिसे आपको लगता है स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।